आज हम सब के लिए प्रसन्नता का विषय है कि कामधेनु विश्वविद्यालय अपना 10वां दीक्षांत समारोह संपादित कर रहा है। मेरे से पहले माननीय कुलपति महोदय ने विश्वविद्यालय की अब तक की सभी गतिविधियों की विस्तृत जानकारी हमारे बीच में रखी है। माननीय प्रोफेसर डॉक्टर श्रीवास्तव जी ने बहुत अच्छा अपना वक्तव्य हमारे बीच में प्रस्तुत किया। आज बहुत बड़ी संख्या में इस विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले बेटे बेटियों ने लंबी तपस्या के बाद अपने माता पिता के आशीर्वाद से और गुरुजनों के सानिध्य में बैठकर विद्या की जो प्राप्ति का अभियान छेड़ा था, आज परिणाम स्वरूप आपको डिग्रियां प्राप्त होने जा रही हैं। ऐसे अवसर पर जितने भी छात्र छात्राओं ने पीएचडी, स्नातक और अलग अलग डिप्लोमा डिग्रियां प्राप्त की हैं, उन सब को मैं ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं और बधाई देता हूं। साथ में आपके गुरुजनों की भी बधाई कि जिन्होंने स्वयं दीपक की तरह जलकर आपको प्रकाशमान किया है। उनका सानिध्य लंबे काल तक आपको प्राप्त हुआ और विद्या प्राप्ति में आपने मिलकर के जो तपस्या की है, ऐसे गुरुजनों को भी मैं नमन करता हूँ। आपके अभिभावकगण जिन्होंने स्वयं अभावों में रहकर आपको किसी प्रकार का अभाव नहीं होने दिया, मैं और आप इस बात को अच्छी तरह समझते हैं कि माता पिता ने इतना अच्छा स्वयं नहीं पहना जो आपको पहनाया, इतना अच्छा नहीं खा पाए जितना खाने को आपको दिया, खुद वो इतना नहीं पढ़ पाए जितना ऊंचा विद्या के केंद्र में भेज करके आपको आज सम्मान दिलाया। ऐसे माता पिता को भी मैं बहुत बहुत आपके लाडलों द्वारा डिग्री प्राप्त होने पर बधाई देता हूँ। केला वाला जी मीठे मीठे केले बांटते रहते हैं और सबको बड़ा सम्मान देते हैं। इनका जो क्षेत्र है बड़ा व्यापक है। मैं 4 साल से इनके संपर्क में हूँ। इनमें जो मृदुता है, जो लोगों के प्रति आदर भाव है, इतने वाइस चांसलर किसी भी विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में इकट्ठे नहीं होते जितने इनके प्रेम में आते हैं। तो इनकी लगन निष्ठा, जिस तरह से ये काम करते हैं, निस्संदेह मैं इनकी प्रशंसा करता हूँ और इनका बहुत बहुत सम्मान इनको देता हूँ। प्यारे विद्यार्थियों, मैं शिक्षक रहा हूँ, लेकिन शिक्षक के साथ मैं बहुत बढ़िया पशुपालक भी रहा हूँ और बहुत अच्छा मैं किसान भी हूँ, खेडूत भी हूँ। मैं जो बात आपको बोल रहा हूँ वो भाषण नहीं है, अपितु जो प्रैक्टिकल जीवन में व्यवहारिक रूप से मैंने किया वही बात मैं कहता हूँ। गुरुकुल है कुरुक्षेत्र हरियाणा में, जहाँ महाभारत का युद्ध हुआ था, वो धर्म भूमि। वहाँ
एक गुरुकुल 1981 में मैंने संभाला था और अब उससे मेरे 5 गुरुकुल हैं। और वहाँ पर जो बच्चे पढ़ते हैं वो सामान्य नहीं होते। वहाँ अब प्रवेश परीक्षा होगी इस 17 मार्च को। मेरे एक गुरुकुल में 250 से 300 बच्चे मेरे को लेने होते हैं। फुल्ली रेजिडेंशियल है। और उसके लिए पिछले वर्ष 11,500 बच्चे मेरे एग्ज़ाम में बैठे थे। 11,500 में से 250 बच्चे मैं सिलेक्ट करता हूँ। उस विद्यालय में पिछले वर्ष 14 बच्चे मेरे एनडीए में गए, एक विद्यालय से 7 बच्चे आईआईटी में गए हैं, 4 नीट में गए हैं, 4 आईआईएम में गए हैं, 17 बच्चे एनआईटीज में गए हैं। और एक सिंगल बच्चा भी ऐसा नहीं होता जो हमारा प्रथम श्रेणी से नीचे हो। ये लंबे समय से अभियान चलता और सभी गुरुकुलों में होता है। ये मैंने इसलिए कहा कि मुझे अब जो बात कहूँगा निरा पशुपालक मत समझियो, मैं पढ़ाई से भी जुड़ा रहा हूँ। ये मेरी उपलब्धियाँ हैं और सभी गुरुकुलों में यही स्थिति हमारी पढ़ाई की रहती है। जिन गुरुकुलों को मैं चलाता हूँ वो रेजिडेंशियल हैं, तो उन बच्चों को भोजन की व्यवस्था, दूध की व्यवस्था मैं अपनी करता हूँ, बाहर से नहीं। 200 एकड़ का हमारा खेती का फार्म है। उस खेतों में मैं रासायनिक खेती करता रहा 25 वर्ष तक। यूरिया, डीएपी, पेस्टिसाइड यही डालता था। लेकिन एक कर्मचारी हमारा दवाई छिड़कते हुए मौत का शिकार होने से मुश्किल हमने बचाया था। और उस दिन से मैंने निर्णय लिया कि ये जहर वाली खेती मैं नहीं करूँगा। उसके बाद मैंने प्राकृतिक खेती अभियान चलाया। जैविक खेती नहीं करता मैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग नहीं है मेरे वाली, वो मैंने की 5 साल, उसमें कुछ नहीं मिला। ऑर्गेनिक फार्मिंग जिसका सरकार और भारत सरकार 30-40 साल से प्रचार कर रही हैं, पूरे देश में वो कोई मॉडल खड़े नहीं हो पाए, लोकप्रिय नहीं हो पाया। हमारे कृषि साइंटिस्ट बोलते हैं श्रीलंका ने जैविक खेती की, भूखा मर रहा है। तो जैविक खेती में जो हड़सिया प्रयोग करते हैं अर्थवर्म, वो भारत का है ही नहीं, वो विदेशी है। वो मिट्टी नहीं खाता, वो केवल गोबर खाता है। एक निश्चित टेम्परेचर में वो मर जाता है, बढ़ता तो भी मरता, घटता तो भी मरता है। और उसमें निंदामण वीड्स इतना पैदा होता है कि किसान की लेबर ही बहुत लगती है। पहले 3 साल उत्पादन ही नहीं मिलता, न लागत कम होती न मेहनत कम होती। इसका नाम जैविक खेती है। वो भी मैंने 3 साल की, लेकिन उससे परिणाम नहीं मिले। तो फिर मैंने प्राकृतिक खेती की, जिसका प्रचार मैं गुजरात में पिछले 4 साल से कर रहा हूँ। और हिमाचल में भी मैं 4 साल गवर्नर रहा। आपको जानकर प्रसन्नता होगी कि इस समय हिमाचल प्रदेश में एक भी ऐसी पंचायत नहीं जहां पर प्राकृतिक खेती ना होती हो। पूरा हिमाचल प्राकृतिक खेती में बदल गया है। इतनी बड़ी क्रांति वहां पर हुई है। और आपके प्रदेश में, गुजरात में इस समय 9 लाख किसान प्राकृतिक खेती करना शुरू कर चुके हैं। 9 लाख। और मुझे बहुत प्रसन्नता हुई है बताते हुए, आपको भी जानकर होगी। कल ही मनसुख मांडविया जी, जो अपने गुजरात प्रदेश के हमारे केंद्र के स्वास्थ्य मंत्री भी हैं और वो उर्वरक मंत्री भी हैं, दोनों विभाग संभालते हैं। जब भी मिलते हैं बड़े परेशान होते हैं कि जी मेरे को एक दूसरे का विपरीत डिपार्टमेंट मिला हुआ है। एक तरफ मैं यूरिया डीएपी डलवा करके लोगों को बीमारी की ओर भेजता हूँ, फिर अस्पताल में ले जाके इलाज का अभियान चलता है।
तो वो बेचारे जब भी मिलते कहते हैं इसको बंद कराओ, यूरिया डीएपी को, इसके दुष्परिणाम भयंकर आ रहे हैं, चारों तरफ बीमारियों का साम्राज्य हो रहा है। और कल उनका शाम को फोन आया तो आपको वो रिपोर्ट में सुना रहा हूं, उन्होंने सूचना दी है कि गुजरात में आपके प्राकृतिक खेती अभियान का परिणाम 3 लाख टन यूरिया डीएपी की खपत प्रदेश में कम हो गई है, 3 लाख टन। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने उनको बोला कि गुजरात वालों ने जो ये मेहनत की है और इतना जहर से मुक्त धरती को किया है, इनको 1000 करोड़ रुपए का इनाम दो कि आने वाले समय में गुजरात में जहर मुक्त खेती करें। अब हमें केंद्र सरकार से 1000 करोड़ रुपया इस इनाम के लिए मिलेगा कि हम पूरे प्रदेश को जहर मुक्त प्रदेश की ओर आगे बढ़ाएं। ये एक प्रसन्नता का विषय है। अभी आदरणीय श्रीवास्तव जी का वक्तव्य बहुत अच्छा था, आंकड़ों के साथ था, मैं उनका अभिनंदन करता हूं। और मैं उन साइंटिस्ट का जिन्होंने हरित क्रांति करके भारत को खाद्य दृष्टि से निश्चिंत किया, वो सब बधाई के पात्र हैं, कोई विरोध नहीं है। लेकिन आप सब पढ़े लिखे युवा साइंटिस्ट हैं, आप कृषि क्षेत्र में, गोपाल पशु क्षेत्र में बहुत बड़ा काम करने वाले हैं। कुछ जानकारी हमें होनी ही चाहिए। कई बार हम इतने बढ़िया आंकड़े तो देते हैं, लेकिन उनका परिणाम भी तो देखें हो क्या रहा है। वो आंकड़े भी तो हमारे सामने आने चाहिए कि उसके परिणाम क्या रहे। इस समय ग्लोबल वार्मिंग दुनिया के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। ये जो आजकल वर्षा हो रही है, कभी होती थी? भाई विद्यार्थियों, मेरी क्लास में बोलना है, चुपचाप नहीं बैठना। मैं पढ़ाता रहा हूँ, हाँ ना में उत्तर देंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा, और विरोध नहीं, हमने समझना पड़ेगा। मार्च के महीने में 3-3, 4-4 फीट बर्फ गिर रही है, वर्षा हो रही है, ओले पड़ रहे हैं, आंधी तूफान आ रहे हैं। हरियाणा प्रदेश में कुछ जिलों में पूरी फसल बर्बाद हो गई, इतना ओला गिरा है अभी 3 दिन पहले। ये तो कभी नहीं होता था इन दिनों में। यूरोप के देशों में अब तो बर्फ है, आने वाले दिनों में लूएं चलना शुरू हो गई हैं। कहीं समुद्री तूफान आ रहे हैं, कहीं अतिवृष्टि, कहीं अनावृष्टि। इसका कारण ग्लोबल वार्मिंग। और ग्लोबल वार्मिंग का कारण 24%, ध्यान करो, 24% ग्लोबल वार्मिंग के लिए रासायनिक खेती जिम्मेदार है। और उसका कारण जो यूरिया डीएपी खेतों में डालते हैं, लाखों करोड़ों टन इस अकेले देश में पड़ता, दुनिया में कितना पड़ता है। यूरिया डीएपी को जिस समय किसान खेत में बिखेरता है, और यूरिया डीएपी का जो नाइट्रोजन है, वो नाइट्रोजन जब ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तो एक तीसरी गैस पैदा होती है, उसका नाम है नाइट्रस ऑक्साइड। आपने पता नहीं अपने पाठ्यक्रम में पढ़ा है कि नहीं। नाइट्रस ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड से 312 गुना ज्यादा खतरनाक है ग्लोबल वार्मिंग फैलाने के लिए। समझ में आई? हाँ या ना? ये खेती है जिसके लिए हम इतने प्रसन्न हो रहे हैं। ये तो ग्लोबल वार्मिंग का रूप मैंने बताया। अगली बात, अभी 15-20 दिन पहले एक रिपोर्ट
एग्रीकल्चर साइंटिस्ट ने ही छापी है। 2 यूनिवर्सिटी हैं, एक है यूनिवर्सिटी तेलंगाना में, एक है यूनिवर्सिटी पश्चिम बंगाल में, दोनों एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हैं। और जिन साइंटिस्ट ने रिपोर्ट छापी है वो आईसीआर के ही साइंटिस्ट हैं। उन साइंटिस्ट ने 2 अनाजों पर रिसर्च किया है, एक चावल पर, एक गेहूं पर। और वो इसलिए किया कि भारत के लोगों का पेट भरने के लिए 2 अनाज सबसे ज़्यादा प्रयोग में आते हैं, गेहूं और चावल, हाँ या ना। और इन दोनों की रिपोर्ट जो आई है, उस रिपोर्ट में ये लिखा कि धरती में यूरिया, डीएपी, जंतुनाशक डाल डाल करके हमने धरती माँ के स्वास्थ्य को बर्बाद कर दिया। और उसका परिणाम क्या हुआ कि इस समय जो गेहूं चावल आप सब खा रहे हैं ना, मेरे सहित, उसमें पोषक तत्व 45% रहे ही नहीं। समझ में आई? बोलो भाई, इंटेलिजेंट विद्यार्थियों बोलो ना पीछे। जो हम आंकड़े लेते हैं ना, धरती को हमने पाट दिया अनाज से, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो अनाज खिला रहे हो उसमें 45% पोषक तत्व है ही नहीं। पेट तो भर रहे हैं, लेकिन आप और हम सब कुपोषण का शिकार हो रहे हैं। कल ही की रिपोर्ट है, मेरे एडीसी साहब बहुत रिसर्च करते रहते हैं, ये भी प्राकृतिक खेती के मेरे मिशन को दोनों एडीसी युद्ध स्तर पर आगे बढ़ा रहे हैं। नई नई रिपोर्ट मेरे को देते हैं। एक लॉन्गकेट कंपनी है जिसने रिपोर्ट दी है, कल ही छपी है ना। और इस रिपोर्ट में क्या छपा है मेरे सामने है ये, कि इस समय जो आहार देश में बच्चे ले रहे हैं, युवा आप लोग ले रहे हैं, उससे मोटापा बढ़ रहा है और कुपोषण भी साथ में बढ़ रहा है। देखो कमाल, आदमी तो मोटा ताजा दिखता कि बड़ा पहलवान होगा, ताकतवर होगा, लेकिन उसमें है कुछ नहीं, उसमें कोई दम नहीं है सीढ़ियों पे चढ़ने का, उसमें कोई दम नहीं है ग्राउंड में खेलने का। और खेलता है तो आपने सुना होगा, अपने प्रदेश के आंकड़े हैं, पिछले दिनों 28 बच्चे 12वीं क्लास से नीचे के 28 बच्चे हार्ट अटैक से मरे अपने गुजरात में, आया ना। 12वीं क्लास से नीचे के, क्या उम्र है उनकी? हम जो कहते हैं कि हमने अन्न के भंडार भर दिए, उस अन्न में है तो कुछ भी नहीं, उसमें तो पोषक तत्व है ही नहीं जो बच्चों को हमको खाया जा रहा है। आज गाय भैंस के दूध में यूरिया, हमारी जो माँ जन्मदात्री है, बच्चे को बालक को दूध पिला रही, उसमें यूरिया, हर चीज में पेस्टिसाइड। आप और हम जितने बैठे हैं, अपने बुजुर्ग जो थे, दादा पिता, आप उनमें किसी ने हार्ट अटैक कभी सुना था? कोई डायबिटीज सुनता था? कोई कैंसर जानता था? कोई घुटने बदलवाता था? मजे की बात एक और है, काम कुछ नहीं करते और घुटने सब एक बदल रहे हैं, ये और एक नया काम है। क्यों भाई साहब, इसका है उत्तर किसी पे? क्यों भाई लोगों, बिना कारण के कार्य है दुनिया में। मैं बोलता हूं सब जगह, हमारे यहाँ शास्त्र में लिखा कारणाभावात् कार्यभावः न तो कारणाभावात् कार्यभावः। दुनिया में बिना कारण के कार्य नहीं होता। कोई आदमी यूं कहे कि जी बादल बिल्कुल नहीं थे, वर्षा बहुत हुई, मानेगा कोई? कोई आदमी यूं कहे धुआं बहुत था, आग बिल्कुल नहीं थी, मानेगा कोई? कोई यूं कहे कि जी रात को ठीक ठाक था, सवेरे मर गया, रात को मेरे साथ पार्टी में था, रात को शादी में था, बिल्कुल ठीक था,
खूब प्लेट भर के खाया और सवेरे मर गया। होती कि नहीं ऐसी घटनाएं? ये यूं ही बात नहीं होती मेरे युवाओं। ये जो प्लेट खा रहा था वो कृत्रिम ढंग से खा रहा था, दवाई और गोलियां चूर्ण ले ले करके। काम तो बहुत दिन से बिगड़ गया, अंदर के यंत्रों का सब कुछ गड़बड़ है। इतना स्लो पॉइजन आज हर व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कर रहा है। अभी पिछले दिनों पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दिल्ली के साथ बागपत एक जिला है, वहां पर 2 मजदूर भाई थे, खेती में काम करते थे। शाम के समय मजदूरी का काम खत्म करके घर की ओर आ रहे थे। रास्ते में जिस रास्ते से आ रहे थे गन्ने का खेत था। उन दोनों भाइयों ने सोचा गन्ना उखाड़ के खाते चलते हैं। उन्होंने गन्ना उखाड़ा और खाना शुरू किया, चले गए घर। घर जाकर रात को दोनों मर गए, दोनों की मृत्यु हो गई। पता किया कारण कि गन्ना चूसते आए थे और तो कुछ नहीं। पता किया गया, किसान से पूछा तूने इस गन्ने के खेत में क्या डाला? तो उसने कहा मैंने फ्यूरोडॉन डाला था इसमें 2 दिन पहले। फ्यूरोडॉन डाला 2 दिन पहले और 2 ही दिन में वो धरती में मिलके गन्ने के तने के हर भाग में जाकर के जहर में बदल गया। गन्ना खाने से ही मर गए। ये आज हम खेतों में डाल रहे हैं। ये यूरिया डीएपी का जहर और जंतुनाशक आज धरती का ऑर्गेनिक कार्बन 0.5 से नीचे आ गया सारे देश की का। और जब हरित क्रांति शुरू हुई उस समय सारे देश की धरती का ऑर्गेनिक कार्बन 2 से 2.5% था। ये हमने प्रोग्रेस की है। यानी कि जंगल की उपजाऊ धरती को, उस जैसी सारे देश की धरती को, आज पूरे देश की धरती बंजर होगी नहीं, युवाओं हो चुकी है। और इसी का परिणाम डॉक्टर स्वामीनाथन ने उस काल में 1 हेक्टेयर में 13 किलो नाइट्रोजन डालने का प्रावधान किया था। 13 किलो 1 हेक्टेयर में। आज एक खेडूत 1 एकड़ में 13 थैले डाल रहा है। हाँ या ना? कुछ खेडूत भी आप में कि नहीं? दुर्भाग्य इस देश का यह खेडूत है नहीं, खेती सिखाते हैं। घर में गाय भैंस नहीं, गाय भैंस पालना सिखाते हैं। अब बताओ ये देश चलेगा कैसे? ये जो उल्टा प्रोग्राम है, खेती में गए नहीं तो खेती क्या जानेंगे, घर में पशु है नहीं तो पशुपालन क्या जानेंगे। ये जो विरोधाभास है ये समाप्त होना चाहिए। इन सब चीजों का तभी पता लगेगा सही धरातल पे जाके कि हम किधर जा रहे हैं। खैर वो लंबी बात न करते, आज आपका विषय तो पशुपालन है, लेकिन खेती और पशुपालन एक दूसरे के पूरक हैं। जिस प्राकृतिक खेती का अभियान मैं पूरे देश में चला रहा हूं प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, और पूरी प्रदेश सरकार गुजरात, उसका आधार ही देसी गौ माता है। ये जो अपना कामधेनु विश्वविद्यालय है, मैं केलावाला जी से निवेदन करूंगा, आपके बिना हमारी गति होने वाली नहीं है। गाय बचेगी तो प्राकृतिक खेती होगी, गाय नहीं होगी तो खेती हो ही नहीं सकती। अभी पिछले दिनों माननीय अमित शाह जी की एक मीटिंग में हम सब थे, तो वो माननीय प्रधानमंत्री जी भी, अमित शाह जी भी बहुत गंभीर हैं प्राकृतिक खेती के प्रति। वो हर बार पूछते हैं कितना मिशन बढ़ा, कितना आगे बढ़ा है। धरती को बचाना है, पानी को बचाना है, हवा को बचाना है, लोगों के स्वास्थ्य को बचाना है, इस अभियान को चलाना है। तो जब उनको जानकारी मिली ये तो खेती ही गाय पे आधारित है, तो उनकी चिंता बढ़ी और उन्होंने कहा कि ये जो देसी गाय नहीं बचेगी तो आपकी तो खेती भी नहीं होगी। मैं कहा बिल्कुल नहीं हो सकती, हो ही नहीं सकती, क्योंकि मेरे पास 350 गाय भी हैं
और 350 जो मेरे पास गाय हैं, आप कभी अवसर मिले तो देख करके आना। अभी बैठे बैठे मैंने एडीसी साहब को निवेदन किया कि मेरे मैनेजर, गौशाला के मैनेजर से बात करो कि इस समय मेरी हाईएस्ट कितना दूध देने वाली गाय है, देसी में कितनी, हॉस्टन फ्रीजन जर्सी में कितना है। मेरे पास 8 ब्रीड हैं, साहिवाल, थारपारकर, राठी, गिर, हरियाणवी, लाल सिंधी, एचएफ, जर्सी, ये 8 ब्रीड हैं। तो एचएफ जर्सी का जो गोबर गौमूत्र मैंने रिसर्च करवाई साइंटिस्ट से, तो उसके 1 ग्राम गोबर में एचएफ के 78 लाख सूक्ष्म बैक्टीरिया हैं, कुल 78 लाख। और जो हमारी ये जो देसी गाय हैं, भारतीय लोकल ब्रीड, इनमें 300 से 500 करोड़ सूक्ष्म जीवाणु हैं 1 ग्राम गोबर में, 300 से 500 करोड़। और देसी गाय का गौमूत्र खनिजों का भंडार है, खेती में किसी प्रकार की बीमारी के इलाज का उत्तम साधन है, खनिजों की पूर्ति करता है। और बैक्टीरिया जितना बढ़ेगा तो धरती का ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ेगा, उससे हड़सिया, केचुआ, अर्थवर्म बढ़ेगा, उससे हमारी धरती दोबारा बंजर धरती उपजाऊ होगी। मेरे 200 एकड़ जिसमें मैं रासायनिक खेती करता था, मेरा ऑर्गेनिक कार्बन 0.34 पे आ गया। और इस समय प्रकृति के बाद मेरा एक भी 200 एकड़ में ऐसा खेत नहीं जिसका ऑर्गेनिक कार्बन 0.89 से कम हो। और मेरा ऑर्गेनिक कार्बन 1.7 तक चला गया मेरे खेतों का, 1.7। अब आप बताओ, जिस धरती का ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ेगा तो धरती उपजाऊ बनेगी कि नहीं? और जो धरती उपजाऊ बनेगी तो उत्पादन बढ़ेगा कि नहीं? और जो चीज धरती के ऑर्गेनिक कार्बन को घटाएगी तो धरती बंजर बनेगी कि नहीं? और धरती बंजर बनेगी तो उत्पादन घटेगा कि नहीं? एक बात। और अगली बात, मैं सारे विश्व के, भारत के नहीं, सारे विश्व के एग्रीकल्चर साइंटिस्ट से आग्रह पूर्वक निवेदन करता हूं, कोई दुनिया का एग्रीकल्चर साइंटिस्ट इस मंच पर आकर ये बता दे कि यूरिया, डीएपी, कीटनाशक डालने से धरती का ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ता है, तो हम उसको गुरु स्वीकार कर लेंगे। और मैं कहता हूं उससे घटता है। और प्राकृतिक खेती से मैं चैलेंज के साथ कहता हूं हर साल बढ़ता है, हर साल ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ता है। और इसी का परिणाम है कि आज भारत का किसान बहुत परेशान और दुखी है, कर्जे में डूब रहा है, गलत रास्ते अपना रहा बेचारा, जीवन उसका खतरे में है। कारण क्या है कि उसके खर्चे बढ़ रहे हैं, आमदनी घट रही है। जो यूरिया, डीएपी 13 किलो 1 हेक्टेयर में डालने की बात की थी, आज वो 1 एकड़ में 13 बैग डाल रहा है। ये खर्चा बढ़ा या घटा है? अब खर्चा बढ़ा और उत्पादन बढ़ नहीं रहा, उसका परिणाम कर्जे में डूब रहा है। इससे बाहर आना पड़ेगा। और इससे बाहर लाने का तरीका है केवल और केवल आपकी कामधेनु यूनिवर्सिटी। इस कामधेनु के द्वारा आप जितने भी यहाँ पर साइंटिस्ट बेटे बेटियां तैयार हुए हैं, डॉक्टर्स तैयार हुए हैं, उन सब से मेरा निवेदन है कि आप लोकल जो ब्रीड हैं भारत की नस्लें गायों की, इनको बचाने का, बढ़ाने का, संवर्धन का काम करिए। इनका A2 दूध आपने तो पढ़ा होगा, अब रिसर्च हमने नहीं की है, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड वालों ने की थी। उन्होंने बताया A2 दूध स्वास्थ्य के लिए उत्तम है, ब्रेन के लिए वरदान है, बच्चों की हेल्थ के लिए उत्तम है, सारे पोषक तत्व देता है। और जो हमारी HF हॉस्टन फ्रीजन वो मैं भी पालता हूँ,
लेकिन अब मैं धीरे धीरे उनको घटा रहा हूँ। और HF मेरी छोटी मोटी नहीं, मैंने ब्रीड बनानी आती है। जिस आदरणीय हमारे मुख्य अतिथि श्री वास्तव जी, NDRI करनाल, आप उसके डायरेक्टर रहे हैं, और NDRI मेरे गुरुकुल से 40 किलोमीटर दूरी पे है। मैंने ब्रीड बनाने का बहुत नॉलेज है। 10 किलो दूध की 3 गाय मैंने ली थी, फिर धीरे धीरे मैंने 10 की थी, और उनका दूध भी 10-12 किलो था, और उन्हीं से ब्रीड बनाते 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 आज मेरी जो गाय है ना HF, इस समय 58 kg दूध पर डे दे रही है आज के दिन, इस समय। और मेरा अभी ADC साहब ने मेरे मैनेजर से बात की, मैं कहा औसतन क्या है पूरे भारतवर्ष में, सरकार की या प्राइवेट कोई डेयरी बताए, मेरा एवरेज दूध का 28 लीटर आज के दिन एक पशु का, एक दिन का 28 लीटर पर एवरेज है। कोई देश की डेयरी बता दे, सरकारी या प्राइवेट, इतना एवरेज दूध कहीं पे हो। मेरी एक भी देसी गाय 12 लीटर से नीचे दूध नहीं देती, और 24 लीटर तक मैंने देसी गाय बनाई है, भारतीय नस्ल की। तो ये सारा काम मैंने अपने हाथ से किया है। पशुपालन का, ब्रीड कैसे बनती है, बुल का चयन कैसे होता है, बच्चों का पालन कैसे होता है, उनकी देखभाल कैसे होती है, ये काम मैंने स्वयं किया है। आपको श्रीवास्तव जी तो उस समय नहीं थे जब मैं आता था। मैंने प्यारे युवाओं, आपको ये मैं निवेदन इसलिए करता हूँ, मेहनत, परिश्रम, कर्मयोग, जीवन में यही सफलता की कुंजी है। जितना परिश्रम करोगे उतना दुनिया में कुछ कर पाओगे। हमारे यहाँ महापुरुषों ने लिखा है, उद्यमेन ही सिद्ध्यंति कार्याणि न मनोरथै, न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। के दुनिया में हर काम केवल मेहनत से सफल होता है, मनोरथों से नहीं होता, शेख चिल्ली के सोच से नहीं होता, परिश्रम से होता। कैसे? जैसे जंगल में लेटे शेर के मुंह में अपने आप आके मुंह में हिरण प्रवेश नहीं करता, जंगल में शेर को सारा दिन दौड़ना पड़ता तब उसको मिलता है। ऐसे ही जो परिश्रम करते हैं, मेहनत करते हैं, भारत के प्रधानमंत्री जी की तरह, इतनी मेहनत जब होती है तो परिणाम आता है, और आ गया है। आपने नहीं देखा, 70 साल से हम आजाद हैं, पिछले इन 10 साल में भारत 11वीं अर्थव्यवस्था से 5वीं पे आ गया है, और 5वीं से तीसरी की तैयारी में है, तीसरी महाशक्ति की। इन 5-7-10 साल में प्रधानमंत्री जी के प्रयास ने देश के 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाल दिया। 25 करोड़। गरीबी हटाओ सुनते तो थे, लेकिन हटी नहीं थी, अब हटी दिखाई देती है। आप देखो देश में घूम करके, जिधर जाओगे वहीं निर्माण चल रहे हैं, कहीं भव्य भवन बन रहे हैं, कहीं सड़कों का जाल है, कहीं रेलवे का नेटवर्क है, कहीं एयरपोर्ट बन रहे हैं। इस देश में कहीं औद्योगिक क्रांति हो रही है। आज देश आत्मनिर्भर बनने का जो सपना लिया था उसकी तरफ तेजी से बढ़ चुका है। आज देश ने इन 10 साल में जो क्रांति की है उसके पीछे केवल मेहनत है, परिश्रम है, तपस्या है, महाकर्म योग है, और यही सफलता की कुंजी है। मेरे पास 10 किलो की गाय थी, आज वो 58 लीटर की कैसे बन गई? उसके लिए मेरे युवाओं, मेरे पास साइकिल होता था, समझ में आई? मैं साइकिल लेता था, 9 किलोमीटर उस पे जाता था,
और उसके हैंडल में एक थर्मस रखता था, उसमें बर्फ रखता था। उन दिनों वही जमाना था। और वहाँ से मैं NDRI के लिए बस पकड़ता था जाने के लिए, डायरेक्टर साहब की NDRI में पीपली से। और इनका सीमन सेंटर उस काल में NDRI से बहुत पहले होता था, 8-7 किलोमीटर। जहाँ मुझे बस उतारती थी 4-5 किलोमीटर, फिर मैं वहाँ पैदल जाता था। और मैंने इनके रिकॉर्ड रखे थे, किस बुल की क्या इल्ड है आएगी बच्चों की, क्या उसकी हिस्ट्री सीट है, पूरी रिकॉर्ड में रखता था। और वहाँ जा कर के मैं वो सीमन सेलेक्ट करता था, थर्मस में लेता था, फिर 4 किलोमीटर वापस जाता था पैदल, फिर बस पकड़ के वहाँ जाता था, फिर साइकिल पे आता था। और फिर आपकी तरह एक डॉक्टर को पशुपालन अस्पताल से लेता, उसके पीछे उसकी मोटरसाइकिल पे बैठता और अपनी गाय को मैं सीमन लगवाता। ये काम मैंने अकेले ने कोई 10 साल किया, 10 साल मैंने काम किया। और फिर मैंने उसके लिए अलग आदमी रखा, फिर वो इस काम को करता था। इस मेहनत का परिणाम 10 किलो दूध की गाय से 58 लीटर की गाय आज तैयार है। और मेरी HF एक भी गाय ऐसी नहीं जो 25 लीटर से नीचे दूध देती हो, एक भी नहीं है। और देसी जो 6 ब्रीड हैं, साहिवाल, थारपारकर, राठी, गिर, हरियाणवी, लाल सिंधी, वो 12 लीटर से नीचे नहीं है और 24 लीटर तक की। तो आप आज जो डिग्रियां आपने प्राप्त की, यहाँ से एक संकल्प लेकर के निकलो कि भारत देश की समृद्धि के लिए एक एक बूंद से घड़ा भरता है, एक एक आदमी के परिश्रम से देश आगे बढ़ता है। आज प्रधानमंत्री जी अपनी पूरी मंत्रिमंडल के साथ जो मेहनत इस देश को बढ़ाने में कर रहे हैं, हम जहां भी रहें, जिस जिस पद पर रहें, उसको जिम्मेदारी से, राष्ट्रीय भावना के साथ, कर्तव्य भावना के साथ यदि ईमानदारी से करेंगे तो हम देश को पशुधन में कितना आगे बढ़ा सकते हैं। ब्रीड का निर्माण करना असली है। आज बहुत चुनौतियां नई है, पुरानी बदल गई हैं। एक जमाना था जब बैल से खेती होती थी, आज बैल की जरूरत ट्रैक्टर ने छोड़ी नहीं। अब बैल की आवश्यकता ही नहीं है, वो एक्सीडेंट खुद करते हैं, लोगों को मारते हैं, खेत में काम आते नहीं। तो ऐसी स्थिति में नई टेक्नोलॉजी, जो एम्ब्रियो प्रणाली आई है, आपने पढ़ा होगा, जो सेक्स सीमन आए हैं, इस दिशा में आपने देश को आगे बढ़ाना चाहिए। बहुत बड़ा कल्याण होगा ये। गाय ने तो 9 महीना, 9.5 महीना बच्चे को पालना है। यदि वो बछड़ी देगी तो एक नई गाय जुड़ेगी, और बछड़ा देगी तो उसकी आज देश को जरूरत नहीं है। ऐसी स्थिति में सेक्स सीमन में अपनी गौशाला में भरपूर प्रयोग करता हूं, और उसका परिणाम हर साल मेरी लगभग 90% गाय बछड़ियां देती हैं। 350 मेरे पास गाय हैं, 150 गाय हैं जो नई बछड़ियां देती हैं, और 1-2-2.5 साल में वो गाय बन जाती है। लाख रुपए से नीचे उसकी कीमत नहीं है। आप कितना बड़ा किसान को आत्मनिर्भर बना सकते हो। ऐसी उत्तम नस्ल की गाय भैंस जो भी हैं, पशुधन, यदि वो अच्छी ईल्ड वाला होगा, दुधारू होगा, लाभकारी होगा, तो किसान की समृद्धि नहीं, वो राष्ट्र की समृद्धि है। और जो कुपोषण देश में है, दूध लोग खाएं पिएंगे तो उससे भी कल्याण होगा। तो आप जितने भी युवा बेटा बेटी जिन्होंने डिग्रियां प्राप्त की हैं, केवल नौकरी के लिए ही डिग्रियां नहीं, अपितु जहां रहो इतिहास बनाओ, दुनिया से हटके काम करो, देश को श्वेत क्रांति में आगे बढ़ाओ, पशुधन में आगे बढ़ाओ। पशुधन बहुत बड़ा किसान के लिए हितकारी है। जिस घर में खेती और गाय दोनों मिल जाते हैं, प्राकृतिक खेती उससे हो,
जहर मुक्त आहार लोगों को मिले। प्राकृतिक खेती केवल खेती नहीं है, अनेक समस्याओं का समाधान है। इससे ग्लोबल वार्मिंग रुकेगी। इससे पानी जो जहरीला बना दिया, बोतल लिए घूमते हैं ना, ये 30 साल पहले कौन लिए घूमता था? कहीं भी पानी पीते थे हम। इस जहर वाली खेती ने पीने का पानी नहीं छोड़ा। हवा में जहर, धरती जहरीली, दुनिया भर के जीव जंतुओं की प्रजातियां नष्ट कर दी। और हर आदमी, किसी के कैंसर है, किसी को डायबिटीज है, किसी को हार्ट अटैक है, किसी की किडनी फेल, किसी की पेनक्रियाज फेल, किसी के घुटने फेल। ये सारा समस्याओं का समाधान आप यदि पशुधन उन्नत करते हैं तो उससे किसान की आय का स्रोत बढ़ेगा, भारत की अर्थव्यवस्था बढ़ेगी, आप देश को आगे बढ़ाने में योगदान दे पाएंगे। तो मेरा इतना ही नम्र निवेदन है और मैं केलावाला जी को और उनकी पूरी टीम को बधाई देता हूं कि वो जिस परिश्रम से लगे हुए हैं, इस परिश्रम को और टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हुए, अपने नए नए अनुसंधान रिसर्च करते हुए इसको खूब आगे बढ़ाएं और देश को और भारत के किसान को समृद्ध बनाने में अपना योगदान दें। और आपका दूध भी पोषण देने वाला बने, आपकी खेती भी पोषण देने वाली बने। जब धरती में आयरन, फास्फोर, जिंक, पोटास, मैग्नीशियम कुछ है ही नहीं तो आपके अनाज में कहाँ से आएगा? जब अनाज में नहीं आएगा तो शरीर में कहाँ से आएगा? यही तो कुछ हो रहा है। हमने भंडार भरने की जरूरत नहीं, वो अनाज चाहिए जो लोगों को खा करके शक्ति दे, पोषण दे, उनके शरीर की स्वास्थ्य को प्रदान करे। और वो मिलेगा प्राकृतिक खेती से, वो मिलेगा प्राकृतिक आहार से। अब तो पशुओं में भी कैंसर हो गया, वो भी यूरिया डीएपी वाला ही तो चारा खाते हैं, पाउडर, उसे वो भी कैंसर हो गया। सारी धरती पे नरक हो रहा है, अस्पताल भरे पड़े हैं, डॉक्टरों की टीम बढ़ रही है, अरबों खरबों रुपया लग रहा है। एक घर में कैंसर किसी को हो जाए, क्या हालत होती उस घर की भाई लोगों? नींद आती किसी को? कोई जेब में पैसा बचता है? कोई रिश्तेदार भी शांत नहीं सो पाता। और इसका मूल कारण ये जहर है और इसका प्रमाण हो चुका है। भटिंडा है पंजाब में, वहां से बीकानेर के लिए प्रतिदिन एक ट्रेन चलती जिसका नाम ही कैंसर ट्रेन है, नाम ही कैंसर ट्रेन है। क्योंकि वहां ये उत्पादन बढ़ाने का अभियान चलाया, यूरिया डीएपी जंतुनाशक इतना डाला कि वहां के घर घर में कैंसर है। दुख होता बताते हुए, अब तो लेटेस्ट रिपोर्ट है आपके क्या नाम एम्स के डॉक्टर्स की, ऐसे क्षेत्रों पर रिसर्च की जहां इस यूरिया डीएपी जहर की खेती होती है, वहां के बेटे बेटियां आगे संतान उत्पन्न करने की स्थिति में ही नहीं रहेंगे। ये रिपोर्ट डॉक्टर्स की है। अब तो कुछ सोच लो भले लोगों, इन भंडारों की जरूरत नहीं है, बहुत हो गए। अब जरूरत है इसकी गुणवत्ता को बचाने की, धरती मां को बचाने की, हवा पर्यावरण को बचाने की। बड़े बड़े शहरों में मास्क लगाए घूम रहे हैं, बच्चे को अस्थमा हो गया, चश्मे लग गए, जीवन जीने का कोई तरीका नहीं बचा। दिल्ली में जाओ क्या हाल है, कोलकाता में जाओ क्या हाल है, बड़े बड़े शहरों में देखो क्या हाल है। हवा का आप देखो क्या स्थिति बन गई है। इसको बचाना है तो हमने अपनी प्रकृति के साथ जुड़ना पड़ेगा, वही जीवन का आधार है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः आप सबके प्रति, विशेषकर अपने छात्र छात्राओं जिन्होंने डिग्रियां प्राप्त की, बहुत शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास करता हूं कि आप युवा बेटे बेटी इस देश का भविष्य हैं, अपने घरों का गौरव हैं, आप राष्ट्र की बहुत बड़ी पूंजी हैं। आप अपने स्वरूप को पहचानो, आप एक जिम्मेदार नागरिक बनो, जहां रहो राष्ट्र और समाज के प्रति समर्पण भाव से काम करते हुए अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करेंगे तो आपके मन को भी सुख मिलेगा,
आत्मा को भी आनंद मिलेगा। अब देश अंगड़ाई लेकर के आगे बढ़ रहा है, अपने अतीत गौरव की पुनः स्थापना कर रहा है। आप इसमें सब सहयोगी बने। जितना आप योगदान करेंगे उतना आपका भला होने वाला है, आने वाली आपकी पीढ़ियों का भला होने वाला है। इन्हीं शब्दों के साथ सबके प्रति शुभकामना। केलावाला जी उन सबको इस आयोजन के लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामना।